हमें बताया जाता है रॉयल नाइटहुड एक अलाइड ग्रुप है। साथ ही साथ रॉयल एकेडमी में सिर्फ उन्हीं बच्चों को लिया जाता है जो कि प्रेस्टिजियस फैमिलीज से हैं और सिर्फ वही लोग ज्वाइन कर सकते हैं जिनका स्कोर पर्टिकुलरली एक्सीलेंट होता है। अब हमें 16 साल की आर्या वॉन विंटरहर्ट को दिखाया जाता है जो कि न्यू रिक्रूट थी और आर्या काफी ज्यादा अजीबोगरीब शक्ल बना रही थी, जैसे वो किसी चीज से इरिटेट हो रही हो। वो ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि आसपास के लोग काफी ज्यादा बातें बना रहे थे, जैसे कि ये फीमेल रिक्रूट है, 3rd ग्रेड नोबल फैमिली वगैरह वगैरह, इसी तरह की बातें उसके बारे में करे जा रहे थे। और उन बेवकूफों की बातों की वजह से आर्या का पेट भी दर्द करने लगा था। उन लोगों की बकवासों को छोड़कर आर्या सोचने लगती है, अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे इस जगह पर एक्सेप्ट किया जाए तो मुझे और लोगों से काफी ज्यादा और काम करना होगा, मुझे लोगों से ज्यादा काम करना होगा। इतने में ही आर्या के पीछे से एक और आदमी आ जाता है। वो आदमी आर्या से बोलता है, क्या तुम आर्या हो? आर्या जवाब देती है, यस सर। वो आदमी कहता है, इधर नर्वस होने की कोई भी जरूरत नहीं है, तो नर्वस मत हो। आर्या बोलती है, ठीक है मैं समझ गई, मुझे माफ कीजिएगा, मैं अभी फटाफट से ट्रेनिंग ग्राउंड पर चली जाती हूँ। वो आदमी जवाब देता है, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम यहीं ठीक रहोगी। देन उसके बाद वो आर्या को कुछ डॉक्यूमेंट्स देता है और बोलता है, क्या तुम इन डॉक्यूमेंट्स का ख्याल रख सकती हो? और जाते हुए वो आदमी बोल रहा था, फटाफट से ऑफिस पर जाओ और तुम्हें ऑफिस पर ही कोई बता देगा कि तुम्हें आगे क्या करना चाहिए। आर्या मुड़कर उस आदमी को कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो आदमी काफी ज्यादा दूर जा चुका था। आर्या अभी भी बहुत ज्यादा हैरान थी, जैसे वो कुछ सोच रही हो और काफी उदास हो। दूसरे सीन में आर्या डॉक्यूमेंट्स को पकड़कर मन में कहती है, मैं आज फिर से पेपर वर्क के बीच फंस गई। ये पहले से ही महीना हो चुका है, मैं महीनों से ये काम कर रही हूँ। तभी वो कुछ लोगों की बातें सुनती है। खिड़की के बाहर वो झांक कर देखती है, जहाँ एक आदमी वही आदमी से बोल रहा था, क्या आज क्राउन प्रिंस फिर से नहीं आए? और क्या नया है इस बात में? यही तो दिक्कत है, तुम्हें नहीं लगता उसके सबऑर्डिनेट्स कंप्लेन करेंगे? हम नहीं चाहते कि फ्यूचर एम्परर खुद ही सारे रूल्स को ब्रेक करते जाए। दूसरा आदमी बोल रहा था, आराम से, शांत हो जाओ, तुम्हें और कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं है। आर्या उनकी बातों को ध्यान से सुनने के बाद मन में कहती है, क्राउन प्रिंस जूलियस, उनके आसपास हर तरह के बैड रूमर्स चल रहे हैं, जैसे वो बहुत ज्यादा कोल्ड है, हरामी है और खुद की चिंता करने वाला इंसान है। वैसे यार, क्या तुम लोगों को प्रिंस जूलियस और थियो द फ्यूनिक्स सेम नहीं लगते क्या? मुझे तो ये दोनों कई हद तक सेम लगते हैं भाई, मुझे तो कई हद तक ये दोनों सेम लगता है। तुम्हारा क्या ख्याल है? वेल, अब तुम लोग सोच रहे होगे ये थियो द फ्यूनिक्स कौन है, तो मेरे चैनल पर एक दूसरी मानवा एक्सप्लेन हो रही है, जो मानवा बहुत अच्छी है, मतलब मैं कहूँगा कि भाई वो मानवा इससे भी ज़्यादा अच्छी है। वेल, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, तुम्हारा क्या ख्याल है तुम लोग बता देना। बाकी अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर देखो भाई, बहुत तगड़ी मानवा है, मैंने अपने चैनल पर एक्सप्लेन कर रखी है। खैर, आर्या मुड़कर मन में बोलती है, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे उनकी तरह नहीं बनना, चाहे वो कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो। अगर तुम्हें चिड़ियों की आवाज़ें आएँ या फिर गाड़ियों के चलने की आवाज़ें आएँ तो उसके लिए माफ़ कर देना, क्योंकि मैं छत पे बैठकर वीडियो बना रहा हूँ, तो इतना एडजस्ट कर लो और आगे से नहीं होगा, बट अभी मैं बाहर आया हुआ हूँ। आर्या जा रहे थे और बैकग्राउंड से एक आवाज़ आती है, एक नाइट को हमेशा मेहनती होना चाहिए। दूसरे सीन में आर्या पेपर वर्क कर रही थी और वर्क करते करते सोच रही थी, अगर मैं इसी तरीके से अपने दिए गए टास्क को पूरा करती रही और मेहनत करती रही तो एक दिन वो मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे, एक दिन ज़रूर वो मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे। और हमें दिखाया जाता है आर्या ने काफ़ी ज़्यादा पेपर वर्क कर लिया था, मतलब बहुत सारा। अगले दिन आर्या उसी आदमी के पास, यानी अपने कैप्टन के पास सारा पेपर वर्क ख़त्म करके आ चुकी थे। कैप्टन, मैंने सारा काम ख़त्म कर लिया। कैप्टन बोलता है, तो आज का काम है। आर्या काफी ज्यादा एक्साइटेड होके बोलने वाली थी, तो आज से मैं अपने ट्रेनिंग को शुरू करने वाले हूँ। लेकिन इतने में ही कैप्टन उसकी बातों को काटते हैं और किसी आदमी से बोलता है, तो तुम यहाँ पर आ गए, हमारी आर्या काफी ज्यादा फास्ट है अपने काम को करने के लिए, तो ये सारा पेपर वर्क तुम इस पर छोड़ सकते हो। वो आदमी बोलता है, नहीं मैं खुद ही कर लूंगा। इस बात पर कैप्टन जवाब देता है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है, हमारे पास उतने नाइट है जितनी हमें जरूरत है, मतलब उससे भी ज्यादा है। आर्या भी कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसकी बातों को काट दिया जा रहा था। तभी वो आदमी सारा पेपर वर्क आर्या को देते हुए बोल रहा था, अच्छा तो ऐसी बात है, तो मैं काफी ज्यादा ग्रेटफुल रहूंगा। मतलब वो दोनों आर्या को बस पेपर वर्क के लिए यूज कर रहे थे। आर्या का यहाँ कोई इज्जत ही नहीं है।
आर्या ट्रेनिंग करना चाहती है लेकिन कैप्टन उसे ट्रेनिंग करने नहीं दे रहे हैं। और तुम लोग आर्या का शक्ल देख सकते हो, आर्या का दिमाग पूरी तरीके से खराब हो चुका है। वो लोग काफी ज्यादा हंसते हंसते और एंजॉय करते करते जा रहा था, लेकिन पीछे हमारी आर्या काफी ज्यादा उदास थी और उसका दिमाग भी काफी ज्यादा खराब था। आर्या अजीब सी शक्ल बनाते हुए जाने लगती है। तभी उसके सामने प्रिंस जूलियस आ गए थे, जो कि उसको बड़ी अजीब सी नजरों से देख रहा था। डल सी शक्ल के साथ आर्या भी ऊपर मुंडी करके देखती है, कौन है वह? तभी वो नोटिस करती है, ये तो प्रिंस जूलियस है। इतना नोटिस करते ही काफी एनर्जी के साथ आर्या प्रिंस जूलियस को सैल्यूट करती है। प्रिंस जूलियस आर्या को बड़े ही ध्यान से देख रहा था। उसे ध्यान से देखने के बाद प्रिंस जूलियस बोलते हैं, तुम तो एक नाइट हो ना? आर्या प्रिंस जूलियस की बातों से हैरान हो जाती है। आर्या प्रिंस जूलियस की बातों का जवाब देती है, ये एक काफी हॉनर की बात होगी आपको सर्व करना। मैं आपको सर्व करूंगी, चाहे कोई भी टास्क क्यों ना हो जाए, मैं उसे पूरा करूंगी। लेकिन प्रिंस जूलियस अभी भी आर्या को उसी अजीबोगरीब नजरों से देख रहा था। फिर जाते हुए प्रिंस जूलियस रूड तरीके से आर्या को रिप्लाई करता है, तुम बहुत ही ज्यादा बोरिंग हो रही हो। आर्या भी प्रिंस जूलियस की बातों से हैरान थी। बोरिंग? बोरिंग? और मैं बोरिंग? और आर्या को फाइनली जाके बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। गुस्से के साथ आर्या भी यहाँ से जाने लगती है, सोचते सोचते, आपको मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता है। उन्हें नहीं पता कि मैं अंदर ही अंदर कैसा फील कर रही हूँ। और आर्या जाते जाते रो रही थी, क्योंकि यार आर्या को जितना गुस्सा आया ना, उससे भी ज्यादा उसे दुख लगा। क्योंकि एक तो वो आकर इतना मेहनत कर रही है, उसके बावजूद भी, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी आर्या को इधर कोई भी इज्जत नहीं मिल रही। उल्टा प्रिंस जूलियस ने उसे कह दिया वो बोरिंग है। वाह भाई। कमरे में आकर आर्या कागजों को नीचे रखती है, पटकती है। उसके बाद बालों को बांधकर अपने काम पर लग जाती है। फटाफट आर्या अपने पेपर वर्क को खत्म कर रहे थे और कुछ ही देर में वो उन्हें फिनिश भी कर देती है। वो लाल बालू वाला भी यहाँ आ चुका था। खैर आर्या जाते हुए लाल बालू वाले से बोलती है, आज बहुत ही बढ़िया काम किया, चलो अब मुझे जाना होगा, बाय बाय। दूसरे सीन में आर्या ट्रेनिंग कर रहे थे, वो भी अपने स्वॉर्ड के साथ, और ऊपर से प्रिंस जूलियस और आर्या का कैप्टन उसे देख रहा था। उसे देखने के बाद प्रिंस जूलियस बोलता है, ये लड़की पिछले कुछ महीने से यहाँ पर आके हर इवनिंग प्रैक्टिस करती है, क्या तुमने इसे नोटिस नहीं किया? कैप्टन कुछ जवाब नहीं दे पाता। अबे जवाब होगा इसके पास तब ना देगा। खैर प्रिंस जूलियस बोलता है, मैं उसे अपने साथ रखूंगा। कैप्टन पूछता है, क्या आपको एक सेक्रेटरी की जरूरत है योर हाइनेस? प्रिंस जूलियस बोलता है, मैं उसे अपने साथ नाइट बनाकर रखूंगा, सीधा अपने कंट्रोल में। लेकिन दूसरे ही सीन में प्रिंस जूलियस का ऑफर आर्या बड़ी ही आसानी से रिजेक्ट कर रहे थे, और ऐसे रिएक्शन के साथ आर्या का जवाब सुन के प्रिंस जूलियस भी हैरान हो जाते हैं। आर्या एक्सप्लेनेशन देती है, आपके इस एटीट्यूड को देखकर मैं सवाल करती हूँ, क्या मैं आपको एक मोनार्च के रूप में सर्व कर भी पाऊंगी या फिर नहीं? कैप्टन आर्या को कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, समझाने की कोशिश कर रहा था कि भैया ये प्रिंस जूलियस है, लेकिन प्रिंस जूलियस कैप्टन को रोकते हुए आर्या को कंटिन्यू करने बोलता है। आर्या कंटिन्यू करते हैं, अगर आपका व्यवहार इसी तरीके से रहेगा, बिल्कुल अजीबोगरीब और एकदम खुद को सुपीरियर समझने वाला, तो आपके सबॉर्डिनेट्स आपसे दूर हो जाएंगे। प्रिंस जूलियस सवाल करता है, मैं ऐसा कब से व्यवहार कर रहा था? मैंने तो ऐसा कभी नहीं किया। आर्या जवाब देती है, आप अभी भी वही कर रहे हैं। और आर्या बिल्कुल सही कह रही है, सुधारिए प्रिंस जूलियस। अब आर्या की ऐसी बातों से प्रिंस जूलियस खुद ही हैरान था, जैसे उन्हें ये अभी तक बिल्कुल नहीं पता था। आर्या का रिएक्शन भी बिल्कुल सेम हमारी ही तरह था, और आर्या सोचती है, क्या उन्हें इसके बारे में नहीं पता था? आर्या प्रिंस से बोलती है, आपको स्माइल करने की कोशिश करनी चाहिए, आपको थोड़ा और स्माइल करना चाहिए। प्रिंस जूलियस आर्या की बातों को ध्यान से सुन रहा था और कहता है, चलो ठीक है। और पीछे कैप्टन खुद भी हैरान था और उनकी बातों को सुन रहा था। आर्या बोलती है, और ये और भी अच्छा होगा अगर आप हमारे वर्किंग आवर्स का अच्छे से पालन करने की कोशिश करें। प्रिंस जूलियस जवाब देता है, हाँ मैं इसके बारे में सोचूंगा। आर्या कहती है, और प्रिंस जूलियस कहता है, क्या और भी कुछ है कहने को? आर्या बोलती है, क्या आपको सच में नहीं पता था उसके बारे में? प्रिंस जूलियस जवाब देते हैं, मुझे नहीं पता। प्रेजेंट में आर्या उन्हीं सारी बातों को सोचती सोचती जा रहे थे। मैं अभी तक ये फिगर नहीं कर पाई
कि उन्होंने आखिर मुझे ही क्यों चुना। देन आर्या एक कमरे में आ चुके थे। आर्या दरवाजा खोलती है और प्रिंस जूलियस काफी हंसी के साथ उसका स्वागत कर रहा था। आर्या सोचती है, मैंने स्माइल करने को कहा था, इसका मतलब ये नहीं था। आर्या प्रिंस को कहने की कोशिश कर रही थी, क्या आप मेरे रूम पर आके इस तरह की हरकतें करना बंद करेंगे, लेकिन तभी वो नोटिस करती है प्रिंस उसके बचपन के पिक्स देख रहा था, जिसे देखकर आर्या शर्मा जाती है और आकर एल्बम को प्रिंस के हाथों से छीन लेती है और पूछती है, आपको ये कहाँ से मिला? प्रिंस बोलते हैं, क्यों, वो फोटोज काफी क्यूट है। उठते हुए प्रिंस फिर से बोलता है, तुम काफी क्यूट थी, तुम काफी क्यूट हो। देन उसके चेहरे को छूते हुए प्रिंस उससे कहता है, बात से आने के बाद तुम अब भी काफी गर्म हो। देन प्रिंस आर्या के बालों को सहलाने लगता है। आर्या प्रिंस को पुकार रहे थे। प्रिंस आर्या से पूछते हैं, क्या बात है? आर्या जवाब देती है, आपका शुक्रिया मुझे चुनने के लिए। और ये सुनकर प्रिंस बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे। हमें दोनों के हाथों को दिखाया जाता है और प्रिंस उसे कमर से पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींचते हैं और उससे कहता है, क्या तुम ये सारी बातें मुझे सीड्यूस करने के लिए कह रही हो? प्रिंस आर्या को घूर रहा था और आर्या प्रिंस को देख रहे थे। दोनों ही एक दूसरे को बड़े ही प्यार भरी नजरों से देख रहा था। दोनों के बीच का माहौल बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक था। आर्या काफ़ी ज़्यादा शर्माने लगती है। तभी प्रिंस उसके चेहरे को पकड़ के अपनी तरफ दिखाता है और बोलता है, क्या तुम मुझे पीछे नहीं ढकलने वाली? इतने में ही प्रिंस आर्या को किस करने के लिए आर्या की तरफ बढ़ता है, लेकिन आर्या ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। आंखें खोल कर प्रिंस आर्या को देखता है। तभी आर्या भी अपनी आंखें खोलती है कि अभी तक प्रिंस ने कुछ किया क्यों नहीं, लेकिन इतने में ही प्रिंस उसे काफ़ी जोर से किस कर लेता है और आगे उन दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक माहौल होता है और वो दोनों लगे ही जा रहे थे। ये मोमेंट क्या मोमेंट था यार, एकदम कमाल का। और मैं उम्मीद करूँगा ऐसा मोमेंट आपको ज़िंदगी में कभी ना कभी तो मिल ही जाए। काफ़ी बेदर्दी से किस करने के बाद प्रिंस अपने होठों को संभालता है। संभालने के बाद आर्या से कहता है, क्या तुम्हें ये अच्छा लगा? ये अच्छा है ना? इतना बोलने के बाद प्रिंस आर्या के आंखों को किस करता है, फिर उसके नेक को, और उसको किस करने के साथ साथ प्रिंस आर्या से बोल रहा था, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे ऊपर खुद को फोर्स करने वाला हूँ? और अब हम इतनी दूर आ चुके हैं तो मैं अब और आगे नहीं जाऊँगा जब तक तुम मुझे बढ़ने को ना बोलो। ये बोलते बोलते प्रिंस जूलियस आर्या के हेड पर किस कर लेता है। सुबह हो चुकी थी और ये बात भूलो नहीं, ये लोग आर्या के घर पर आए हैं, इसलिए सारे ही गार्ड्स सारे ही नाइट्स बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे क्योंकि आज वो लोग फाइनली वापस जाने वाले हैं। नाइट्स बोल रहे थे ये काफी थकाव भरा था, लेकिन यहाँ के फूड काफी ज्यादा मजेदार थे। इधर ये लोग काफी खुश हो रहे होते हैं और दूसरी तरफ प्रिंस जूलियस और आर्या के फादर एक दूसरे को बड़ी खामोशी के साथ देख रहे थे। प्रिंस जूलियस मन में सोचता है, मुझे पता है ये कुछ कहना चाहते हैं, इन्हें कुछ कहना है। तभी पीछे से आर्या की मदर आती है और आकर प्रिंस जूलियस से माफी मांगती है अगर कुछ इनसे गलती हो गई हो या फिर प्रिंस जूलियस को कुछ चीज से बुरा लगा हो तो उसके लिए। प्रिंस जूलियस बोलने लगता है, नहीं ऐसा कोई भी बात नहीं है, ये काफी इंजॉयबल एक्सपीरियंस था। लेकिन आर्या की मदर साथ ही साथ कुछ और भी चीजें कह रही थी और आर्या हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रीशियस है, प्लीज आर्या का अच्छे से ख्याल रखिएगा। और आर्या की मदर ये बात झुक कर बोल रहे थे। प्रिंस जूलियस आर्या के मदर से कहता है, प्लीज खड़े हो जाइए, मैं वो हूँ जिसे नीज पर होना चाहिए। देन जूलियस आर्या की तरफ देखता है। आर्या काफ़ी अलग अलग से काम कर रही थी। उसी के साथ प्रिंस जूलियस आगे कहता है, अगर मेरे पास आर्या नहीं होती तो मैं हमेशा के लिए पूरी तरीके से अकेले हो जाता। बारोन एंड बारोनेस विंटरहार्ट, मैं आपसे परमिशन मांगता हूँ, प्लीज़ आर्या को मेरे साथ रहने दीजिए। दोनों ही प्रिंस को देख रहे थे। तभी आर्या की मदर प्रिंस से कहती है, हाँ बिल्कुल, साथ ही साथ मेरे हस्बैंड भी इस बात के लिए एग्री हो चुके हैं, लेकिन
आर्या के फादर अभी भी हैरान थे कि भैया क्या चल रहा है यहाँ। फिर आर्या की मदर प्रिंस जूलियस से प्रॉमिस मांगती है, वादा मांगती है कि अगर उसके बेटी को कुछ भी हुआ तो वो प्रिंस जूलियस को कभी भी माफ नहीं करेगी। ब्लू बालों वाला आर्या की मदर को देखकर और प्रिंस को देखकर कैप्टन से पूछता है, यानी कि आर्या से पूछता है कि वो दोनों क्या कर रहे हैं। आर्या जवाब देती है, ओह वो तो मेरे मदर्स का होम टाउन का ट्रेडिशन है, ये किसी प्रकार का रिचुअल है जो कि प्रॉमिस करने पर परफॉर्म किया जाता है, मतलब कि ये एक तरह का प्रॉमिस रिचुअल है। अरे इसे तो हमारे यहाँ पिंकी प्रॉमिस कहते हैं। ब्लू बाले वालों को समझ में आ चुका था, लेकिन आर्या खुद हैरान थी, जैसे उसने कुछ नोटिस किया हो। ब्लू बालों वाला पूछता है, क्या बात है? आर्या जवाब देती है, नहीं कुछ भी नहीं। अब आर्या ने ये नोटिस किया था कि पास्ट के एक सीन में प्रिंस ने आर्या से प्रॉमिस मांगा था, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आर्या की मदर कर रही है। और उस मोमेंट को याद करके आर्या सोचती है, इन्हें ये चीज कैसे पता चली? और सोचते सोचते आर्या भी पागल हो गए थे कि पता कैसे चली। दूसरे सीन में प्रिंस के ग्रैंडफादर किसी से बोल रहे होते हैं, एक चीज दूसरे चीज पर चली गई और अब जूलियस के पास एक फियांसे है एंड अनफॉर्चुनेटली कुछ वक्त के लिए दोनों ही बाहर गए हुए हैं, तो आप उनसे नहीं मिल सकते। जिससे प्रिंस जूलियस के ग्रैंडफादर ये बात कह रहे थे वो एक लड़की थे, जो जवाब देती है, अच्छा फिर ठीक है। और उसके साथ हमें एक और बंदी को दिखाया जाता है जो कि शायद से उसका सेक्रेटरी है। एंड ये अजीब सी लेडी बोलती है, तो फिर मैं उसका इंतजार कर लूंगी, मैं इंतजार कर सकती हूँ, भले ही कितना भी वक्त क्यों ना लग जाए। प्रिंस जूलियस और उसके नाइट्स घोड़े पर बैठकर वापस आ रहे थे और नज़ारे को देखते हुए प्रिंस जूलियस कहने लगता है, वाह बढ़िया, बहुत वक्त हो गया जब मैंने इसे आखिरी बार देखा था। नीचे आर्या घोड़ा चलाते चलाते अजीब से शक्ल बनाए हुए थे और आर्या गुस्से से मन में सोच रहे थे, क्या आप कैरेज से नहीं आ सकते थे, मेरे घोड़े पर क्यों बैठ गए? आर्या प्रिंस जूलियस को पुकारती है। जूलियस पूछते हैं, क्या बात है? आर्या जवाब देती है, आज रात अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो मैं अकेले बिताना चाहूंगी। यह बात सुनकर प्रिंस जूलियस हैरान थे। तभी वो नोटिस करते हैं आर्या काफी ज्यादा शर्माए हुए थी। शर्मा कर ये बात क्यों बोल रही है? और प्रिंस जूलियस उसकी बातों को मान जाते हैं। देन उसके कान पर आके वो हरकत करता है जो सिंचैन पर सिंचैन कजामा के साथ करता है, जिससे आर्या और भी ज्यादा घबरा जाती है और दोनों का ही माथा टकरा जाता है, जिससे दोनों ही गुस्सा होने लगते हैं। वो दोनों लड़ ही रहे थे तभी उनके पास कोई आता है और प्रिंस जूलियस से बोलता है, योर हाइनेस, हीज मैजेस्टी ने फटाफट से रिक्वेस्ट किया है कि आप वहाँ पे चले जाए क्योंकि एक गेस्ट आ रखा है और वो गेस्ट होटेन एम्पायर से आ रखा है। आर्या पूछती है, एक गेस्ट? कौन गेस्ट? प्रिंस जूलियस बोलते हैं ठीक है। देन वो आर्या को भगाने लगते हैं और भगाते भगाते उससे कह रहे थे, तुम आज के लिए ऑफ ड्यूटी हो तो तुम यहाँ से जा सकती हो। आर्या रिप्लाई करती है, नहीं ये वो चीज नहीं है जो कि अभी के लिए इम्पोर्टेंट है। प्रिंस कहता है, लेकिन मैंने वादा किया था कि तुम आज रात अकेले में बिताओगी। तुम नहीं चाहती ना कि प्रिंस झूठे साबित हो जाए? क्या तुम चाहती हो? आर्या जवाब देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर भी प्रिंस उसके सर पर हाथ फेरता है और उससे कहता है, आज रात तुम सिर्फ मेरे बारे में सोचना, ठीक है? इस बात से आर्या काफी ज्यादा शर्मा गए थे। देन हमें बताया जाता है ये कॉन्टिनेंट वेल्दी और होटेन एम्पायर में डिवाइडेड है और उन्हीं में से सबसे पावरफुल मिलिट्री रोजनबर्ग एम्पायर में है और ये लड़की होटनाई एम्पायर की प्रिंसेस है। माफ करना अगर मैंने अभी होटनाई को होटाइन बोल दिया हो तो। और इस लेडी का नाम है अरीज विवियन होटनाई। यार उम्मीद है मैंने सही बोला होगा, यहाँ इनके नाम इतने अजीबो गरीब होते हैं भाई। तभी वहाँ प्रिंस अपने नाइट के साथ आते हुए प्रिंसेस से बोल रहा था। ये काफी अजीब बात है ना, बिना किसी प्रायर नोटिस के साथ प्रिंसेस का अचानक से टपक जाना। एरिस जवाब देती है, मेरे फादर एक जिद्दी इंसान है तो प्लीज इस चीज के लिए माफ कर दीजिएगा। प्रिंस कहता है, अच्छा ऐसी बात है तो फिर मेरे हिसाब से हम लोग यहाँ पर अपनी काम की बातें भी नहीं कर सकते हैं। जिस बात पर एरिस जवाब देती है, मेरे फादर का अटेंडेंट दरवाजे की दूसरी तरफ मौजूद है, अगर आप इसी तरीके से चले जाओगे बिना किसी मतलब के साथ तो फिर उनके पास और कोई भी ऑप्शन नहीं होगा मेरे फादर को रिपोर्ट करने के कि मैंने जो भी कुछ देखा। फिर मुझे डर है कि घुसपैठ और भी ज्यादा बढ़ सकती है
और अगर ऐसा होता है तो फिर आपके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत बढ़ने वाली है। एंड देन वो बड़े ही क्रीपी तरीके से प्रिंस को कप ऑफ टी के लिए इनवाइट करती है। तो ये आपके लिए और भी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाता है कि आप मेरे साथ एक कप चाय पिए। प्रिंस सोचता है, देखकर लगता है ये बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही, और उससे हाँ में जवाब देता है। इतनी नौटंकी के बाद प्रिंस का माथा सनक चुका था। वो आराम से बैठे हुए थे, तब उसका नाइट आता है और उससे बोलता है, आप काफी ज्यादा थके हुए लग रहे हैं योर हाइनेस। लेकिन अब भी उसको ज्यादा वक्त नहीं हुआ है जाए हुए। प्रिंस कहता है, वेल उस तरह के लोग काफी बड़ी दिक्कत हो सकता है। और इधर प्रिंसेस एरिस कह रहे थे, उसके ऑब्सेशन का कोई भी सीमा नहीं है। मैंने बस उस पर छोटा सा टेस्ट किया और उसकी हरकतें और शक्ल देखने लायक थी। ऐसी थी जैसा मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। प्रिंस सोचता है वो किसी को ढूंढ रही है, और उठते हुए प्रिंस अपने नाइट से कहता है, अल्डरिच जल्दी से जल्दी प्रिंसेस एरिस को ढूंढो। दूसरी तरफ प्रिंसेस बोल रहे थे, ये मुझे और भी ज्यादा इंटरेस्टेड बना रहा है उस क्राउन प्रिंस की प्यारी नाइट में। इसी के साथ हमें आर्या को दिखाया जाता है, जो कि आज जम के पीने वाली थी। एक गिलास पीने के बाद वो टल्ली हो जाती है और कहती है, ये बिल्कुल भी अच्छा टेस्ट नहीं कर रहा मॉम। शॉप का ओनर पूछता है, आखिर तुमने ऐसी चीज को ऑर्डर ही क्यों किया जो तुमने कभी नहीं पिया है। आर्या जवाब देती है, मुझे पता है ना, मुझे पता है। उसके बाद आर्या किन्हीं ख्यालों में खो चुकी थी। आर्या के दिमाग पर प्रिंस से प्रिंस गूंज रहे थे और आर्या उसे सोच सोच कर काफी ज्यादा शर्माने लगती है। और प्रिंस को सोचने के बाद वो इतना शर्मा गई थी कि वो घटाघट सारे ड्रिंक को वापस से पी लेती है। शॉप का ओनर आर्या से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? और आर्या अजीब सी शक्लें बनाने लगती है और अपने शक्ल को छुपाने लगती है, और वो काफी ज्यादा शर्मा रही थी। दूसरे सीन में आर्या शॉप या फिर कहे बार से बाहर आ जाती है। तभी वो गैरेज के सामने कुछ लोगों को मौजूद देखती है, जो कि वहाँ पर खड़े खड़े कुछ कर रहे थे। देन ये देखने के बाद आर्या भी उनके पास जाती है, ये पूछते हुए क्या कुछ हुआ है, और वहाँ पर एरिस मौजूद थी। आर्या को देखकर एरिस के चेहरे पर एक हरामखोर वाली मुस्कुराहट आ जाती है। आर्या इधर सोच रही थी, ये लेडी तो काफी ज्यादा खूबसूरत है। तभी आर्या उनके गैरेज की तरफ देखती है और सोचती है, ये तो होटल एम्पायर का लग रहा है। इसका मतलब है कि ये लेडी। तभी एरिस आर्या से पूछती है, ओ क्या तुम एक नाइट हो? जवाब में आर्या हाँ रिप्लाई करती है, वो भी एक सैल्यूट के साथ। एरिस ये सुनने के बाद मदद मांगते हुए आर्या से कहती है, तो क्या मैं रोजनबर्ग का एक कैरेज उठा सकती हूँ? I mean, ले जा सकती हूँ? आर्या काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड और हैरान थी। आगे एरिस फिर से कहती है, या फिर तुम्हारे पास कोई जगह होगी जहाँ पर मैं रह सकती हूँ? आर्या रिप्लाई करती है, कुछ वक्त के लिए रुकिए। और उसके बाद आर्या अपने जूतों को अच्छे तरीके से फिट करती है। ये सब कुछ एरिस देख रहे थे। फिर आर्या कैरेज को जाकर ठीक करने लगती है। ठीक करने के बाद वो उनसे पूछती है, चलिए आप चेक करके देखिए क्या ये मूव करता है या फिर नहीं। तभी आर्या अपने हाथों में देखती है, उसके हाथों पर थोड़ा सा चोट लग चुका था। आर्या ने अपना काम बखूबी कर लिया था। लेकिन तभी एरिस पूछती है, एक्सक्यूज मी, तुम आखिर हैवी लिफ्टिंग के काम मर्दों पर क्यों नहीं छोड़ देती? आर्या कहती है, लेकिन मैं भी एक नाइट हूँ। एरिस बोलती है, लेकिन मैं तुम्हारी कोई रानी नहीं हूँ। आर्या रिप्लाई करती है, हाँ आप नहीं हैं, लेकिन मैं ये चीजें अपने स्किल्स को बूस्ट करने के लिए नहीं करती हूँ। मैं ये इसलिए करती हूँ ताकि मैं अपने आप का बेस्ट वर्जन बन सकूँ। और आर्या आगे और थोड़ी बहुत ऐसे ही अपनी तारीफें वगैरह का पुल बांधने लगती है। और वो कह रहे थे, मुझे माफ कीजिएगा, मैं बस अपने बारे में बात कर रही थी। आर्या की बातें सुनने के बाद एरिस ने कहा, नहीं वैसी बातें नहीं है, तुम सच में काफी ज्यादा एडमायरेबल हो। एंड आर्या की तरफ बढ़ते हुए उससे कह रहे थे, तो तुम एडमायरेबल और काफी ज्यादा सिंसियर हो। आर्या उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि अगर वो आगे आएगी तो उनका ड्रेस गंदा हो सकता है। लेकिन एरिस आर्या के क्लोज आ जाती है, उसके चेहरे को पकड़ के उससे कहती है, तुम डिस्ट्रॉय होने के लिए काफी ज्यादा वर्दी होगी। आर्या को एरिस की बातें कुछ भी समझ में नहीं आ रहे थे। ये क्या बोल रही है? एरिस जाते हुए बोलती है, आई विल रूट फॉर यू, गुड बाय देन, और वहां से जाने लगती है। पर जाते जाते उसने अपने नाइट से कहा, वो तुमसे काफी ज्यादा अलग है। देन वो लोग चले जाते हैं। आर्या पीछे से सोच रहे थे, वो काफी अजीब हो रहा था। तभी अचानक से खुश होते हुए आर्या कह रहे थे,
लेकिन फिर भी एक नोबल लेडी मेरे बारे में सोच रही है। ये तो पहली बार हो रहा है। अचानक से आर्या के दिमाग में प्रिंस की वो बातें याद आ गई जहाँ प्रिंस ने उससे कहा था सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं अब और आगे नहीं बढ़ूंगा, और उसके हेड पर किस कर लिया था। महल पर घूमते घूमते आर्या उन्हीं बातों को सोच रहे थे। आखिर वो किस तरह के गेम को खेलने की कोशिश कर रहे हैं, और आर्या के दिमाग में बस प्रिंस ही प्रिंस गूंज रहे थे, जिसे याद करके सोचने लगती है। इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि वो किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, वो फिर भी एनोइंग ही लगेंगे। तभी आर्या एल्डरिच को देखती है। एल्डरिच कहीं पर जा रहा था। आर्या पूछती है, एल्डरिच क्या कुछ गड़बड़ है? एल्डरिच जवाब देता है, कैप्टन वेल। तभी वो देखती है कि वहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा काम कर रहे थे। आर्या ने आकर प्रिंस से पूछा, योर हाइनेस यहाँ पर क्या चल रहा है? एल्डरिच उसे रोकने की कोशिश करता हुआ, और हमारे प्रिंस काफी ज्यादा सीरियस लग रहा था। तभी अपना शक्ल बदलते हुए प्रिंस कहता है, देखो कौन आ गया, तुम काफी ज्यादा ड्रंक्ड हो, तो जाकर तुम्हें सो जाना चाहिए। आर्या जवाब देती है, मैंने ज्यादा नहीं पी है। प्रिंस आर्या को पकड़ के आर्या से कहता है, यही वो चीजें हैं जो ड्रंक्ड इंसान बोलते हैं अक्सर। आर्या कह रहे थे, प्रिंस मजाक मत करिए। तभी प्रिंस आर्या के हाथों के चोट को नोटिस करता है एंड आर्या से पूछता है, ये क्या हुआ है, क्या हुआ है ये? प्रिंस बहुत ज्यादा रूड हो गए थे। आर्या को कुछ भी समझ में नहीं आता। प्रिंस बोलता है, मुझे जवाब दो, क्या है ये? आर्या जवाब देती है, ये बस छोटा सा स्क्रैच है जो कि बैटलफील्ड्स में अक्सर होता रहता है। तभी प्रिंस बोलता है, मुझे कमजोर लोगों से कोई मतलब नहीं है। नहीं, ये मेरा मतलब नहीं था। हाँ, मैं बोल रहा था कि बताओ मुझे ये कैसे हुआ है। आर्या भी काफी ज्यादा उदास लग रहे थे। वो जवाब देती है, मैंने मुश्किल में फंसे एक गैरेज की मदद की थी। प्रिंस बोलता है, अच्छा तो ये बात है। काफी रिलीफ लगा ये सुनकर। चलो ठीक है, आज रात तुम्हारी छुट्टी है, तुम यहाँ से जा सकती हो। आर्या रिप्लाई करती है, ठीक है। धीरे धीरे दरवाजा बंद हो रहा था। दरवाजे की दूसरी तरफ दरवाजा बंद होते ही आर्या बहुत ज्यादा उदास लग रहे थे।